वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। आज हम अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 को आगे चलाएंगे और हम बचे हुए क्वेश्चंस मतलब नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और 24th क्वेश्चन पिछली बार स्किप हो गया तो हम आज उसको भी देखेंगे। और इससे पहले कि आज के वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा ये जो हमने नई सीरीज चलाई है कि किस तरीके से हमें यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन की एल्गोरिदम समझनी है और हमारा अप्रोच क्या रहना है। हमें यहाँ पे इस चीज़ पे जोर नहीं देना कि सही आंसर क्या है या सही आंसर को याद करना, वो तो आप कर ही लेंगे क्वेश्चन बैंक से। अप्रोच क्या होता है, किस तरीके से वेरियस ट्रिक्स या टेक्निक्स लगती हैं और उसके पीछे यूपीएससी का एल्गोरिदम क्या होता है। हमारी कोशिश है कि उस चीज़ को समझने की, उसको इफेक्टिवली फिर समझने के बाद नेक्स्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करने की। एक बार आप वो चीज़ पकड़ गए ना तो आप यकीन मानिए 50 से 60 क्वेश्चन सिर्फ उसी बेसिस पे हो जाता है। एक रफ नॉलेज भी होती है ना अगर किसी सब्जेक्ट की, तो भी यूपीएससी के एल्गोरिदम को अप्लाई करने के बाद फिर आपका प्रीलिम्स जो है वो नहीं रुकेगा। ठीक है, तो मेजर हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। ठीक है, तो 24th क्वेश्चन को ध्यान में देते हैं। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स। ठीक, तो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स की बात कर रहा है। अब ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स इन इंडिया, ये तो हमें पता है कि हायर होती हैं इन सम स्टेट्स देन इन अदर्स। अब कारण क्या है कि कहीं कहीं पॉवर्टी लाइन जो है वो हायर है, कहीं कहीं लोअर है। अब इसका मेन कारण क्या होता है कि क्योंकि पॉवर्टी के रेट ही वेरी कर जाते हैं स्टेट टू स्टेट। अब स्टेट टू स्टेट तो पॉवर्टी के रेट्स नहीं वेरी करते हैं। हाँ, अगर आप वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वो ये जरूर कहते हैं कि देश को 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में बांट दो, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से पॉवर्टी के रेट्स होने चाहिए। स्टेट टू स्टेट तो पॉवर्टी के रेट्स नहीं होते हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो वही तेंदुलकर कमेटी या रंगराजन कमेटी के हिसाब से वही कहती है कि अगर आप 30 रुपए नहीं कमा रहे हैं तो गरीब है ना। तो ऐसे स्टेट टू स्टेट तो पॉवर्टी के रेट्स तो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के नज़रिए से देखो तो नहीं वेरी करता है। ठीक, नेक्स्ट देखें, प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो ये तो होता है भाई, अगर कोई चाय है, मतलब प्लेन में अगर वो चीज़ बन रही है तो सस्ती होगी, लेकिन अब उसी चीज़ को कश्मीर ऑल द वे ऊपर इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे ले जाया जाएगा तो चाय महंगी बिकेगी, है ना। कश्मीर कश्मीर कभी आप ट्रैवल करोगे मतलब 25 रुपए की चाय मिलेगी, ठीक है। प्लेन में जाओगे 5-10 रुपए में मिल जाएगी। तो ये तो फ़र्क होता है क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन उतना ईजी नहीं पड़ रहा है, तो इस वजह से प्राइस लेवल्स हैं। तो फिर जो मतलब उस हिसाब से महंगाई या पोवर्टी सब कुछ वेरी करेगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बी। आगे क्या कह रहा है, जीएसडीपी। भाई जीएसडीपी वेरी करती है, लेकिन ये रीज़न नहीं है ना पोवर्टी का, या ये सब रीज़न नहीं हो सकता ना। मेन रीज़न क्या है कि जो प्राइस है वो वेरी करता है। ठीक है, अब जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो वहाँ तो इतना मतलब कुछ है ही नहीं प्रॉपर्टी के रेट्स, तो वहाँ पे तो सस्ता होगा हर चीज़, तो वहाँ पे जो पॉवर्टी है वो कम होगी। अब मुंबई में फ्लैट्स इतने महंगे हैं तो मुंबई के मुकाबले दिल्ली के फ्लैट्स और सस्ते हैं। अब उसके मुकाबले जहाँ मैं रहता हूँ कानपुर, तो वहाँ तो फ्लैट्स भाई मुंबई की बराबरी नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब यहाँ पे गरीबी उस हिसाब से जो पॉवर्टी का रेट होगा कम होगा। मुंबई में अगर आप हो तो 10,000 कमा रहे हो तो शायद नहीं जी पाओगे, कानपुर में हो 10,000 कमा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सब चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैटर कर जाती हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, पोवर्टी रेट्स, ये प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 तो कल देख लिया था, 26 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन। ठीक है, दो वर्ड इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए इसने, एक तो पायरोलिसिस, एक प्लाज्मा गैसिफिकेशन। अब देखिए पायरोलिसिस क्या होता है, जिसको नहीं पता है, पायरोलिसिस मतलब होता है हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन एब्सेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन की कमी में किसी चीज को जलाना और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जलाना, मतलब लगभग 500 डिग्री या उससे ऊपर। तो ऑक्सीजन की कमी में किसी चीज को जलाना, हीट करना। ठीक, एक बात। प्लाज्मा गैसिफिकेशन, अब प्लाज्मा तो मुझे नहीं पता, लेकिन गैसिफिकेशन क्या होता है, किसी सॉलिड सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देना गैसियस सब्सटेंस में। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस को हीट करके सीधे ही कन्वर्ट कर देना गैस में, तो उसको बोलते हैं गैसिफिकेशन। तो दोनों चीजें पता चल गई। अब देखते हैं क्या बनता है। पहला कह रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो काम तो यही एपिस्टेमोलॉजी, जो यहाँ वर्ड्स हैं वो किसी तरह आंसर में दिखें, तो हीट, एनर्जी या गैसिफिकेशन कुछ ऐसा दिख जाए। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स में तो नहीं दिख रहा है सॉरी, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। सेकंड देखते हैं नेचुरल गैस, तो यहाँ गैस तो दिख रहा है, तो क्या पता ये ऑप्शन सही हो। ठीक है, कम से कम गैस वाली बात तो है। हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल, ये तो होने ही नहीं चाहिए। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तो खुद में ही गैस है ना, H2। H2 तो खुद में गैस है। अगर हम इसके
हाइड्रोजन तो H2 तो खुद में गैस होती है। अगर हम गैसिफिकेशन देखें, क्या है, सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट करना, तो हाइड्रोजन तो खुद में फ्यूल है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में, तो इसको तो काट ही देते हैं। वेस्ट टू एनर्जी, अब अगर पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, हीट करना, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये भी हो सकता है। तो एनर्जी यहाँ पे, गैस यहाँ पे, तो ये दोनों तो लाइकली बन रहे हैं, ए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कम से कम दो गलत ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर ही दिए, क्या कि ए नहीं होना चाहिए और सी नहीं होना चाहिए। अब गैसिफिकेशन क्या है, सॉलिड से गैस ले जाना, और पायरोलिसिस क्या है कि हीट करना, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ बात सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना। नेचुरल गैस मतलब CH4, नेचुरल गैस यही होती है, मीथेन। तो ये तो कह रहा है नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना, जबकि गैसिफिकेशन क्या होता है, सॉलिड से किसी चीज को गैस में कन्वर्ट करना। ये तो कह रहा है डायरेक्टली नेचुरल गैस, तो डायरेक्टली नेचुरल गैस तो नहीं चाहिए, सॉलिड से गैस चाहिए, तो इसका मतलब इसको काट दो। तो फिर बाय एलिमिनेशन, क्योंकि बाय पायरोलिसिस भी एक तरीके से क्या है, हीटिंग। हीटिंग क्या होती है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फिर वैसे हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, लेकिन बाय एलिमिनेशन हम ये पता लगा सकते हैं कि वेस्ट टू एनर्जी। अब देखिए, इसके लिए भी आपका थोड़ा सा साइंस का और केमिस्ट्री का बैकग्राउंड होना जरूरी है। तो अगर आपको नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देने में कोई दिक्कत नहीं, इससे आपका कट ऑफ नहीं रुकने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त मला बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बीच में 2-3 साल ये क्वेश्चन आने लगे थे, तो ये तो भाई नीचे की तरफ होता है, मतलब इसमें मेरे ख्याल से केरला, तमिलनाडु और वो कर्नाटका वाले एरिया में ये सब होता है। तो इसका तो देखिए पता ही होना चाहिए, इसका कोई टोटकेबाजी से नहीं हो सकता, ये तो फैक्चुअल चीज़ है। अब मुझे इतना पता है कि मतलब रफ आइडिया है कि ये ए या बी में से कुछ होगा, बट ठीक है, अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, ये सब तो नहीं होता है इसमें, सीधी बात है। पापीकोंडा तो आंध्र प्रदेश में, तो अगस्तमाला तो वेस्टर्न उधर की तरफ है ना, वेस्टर्न घाट, तो ये सब तो नहीं होने वाला है। वेंकटेश्वर ये सब भी आंध्र प्रदेश है। तो हाँ, इतना देखो, अब मुझे भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन इतना आइडिया है कि ये सब वेस्टर्न घाट्स की तरफ हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या होगा, ये आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती तो ही हो पाएगा, ठीक है। इसमें फिर एक हद से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, 50-50 के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2023 तक लगातार हर साल आते हैं, बस 2024 में नहीं आया, तो इसका मतलब वापसी ये करेंगे, ये ट्रेंड 2023 में इन सम फॉर्म ऑफ द अदर, कि जब भी वो बोल दे सम स्पीशीज, सम करके जितना स्टेटमेंट बनता है। देखिए, अगर एक बार शुरू में सम आ गया, तो उसके बाद फिर चाहे एनी आ जाए, ऑल आ जाए या कुछ आ जाए, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, मेन सम है। और सम वाले स्टेटमेंट यूपीएससी हमेशा क्या करता है, सही बनाता है किसी चीज के आगे सम लिख के। तो जब भी ऐसे सम वाले स्टेटमेंट आते हैं कि सम स्पीशीज ऑफ टर्टल, तो भाई होंगे इतनी ज्यादा प्रजातियां, सम स्पीशीज ऑफ फिश हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ मरीन एनिमल्स हर्बी, भाई इसको आप सोच ही नहीं सकते कि कोई एक प्रजाति ऐसी अलग बिहेवियर ना शो करे। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए, एग्जाम कंडीशन में, यूपीएससी के एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना है, सम वाले स्टेटमेंट को सही मान के चलना है, क्योंकि ट्रेंड यही है। जब बदलेगा तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा और कट ऑफ ही गिरने वाली, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सम वाले क्वेश्चन में हमें ऑल मार देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि मैच द फॉलोइंग और तीन मैचिंग। अब देखिए, ये मैंने बताया था, जब भी ऐसे ऑप्शंस होंगे कि तीन इवन ऑप्शन है और एक ऑड ऑप्शन, 1 2 3, तो पहली बात तो ये, मुझे पहली इंस्टिंक्ट ये कि ऑल तो नहीं हो सकता, पता है, क्योंकि यूपीएससी का एल्गोरिथम भाई, तीन इवन ऑप्शन एक ऑड, तो इवन ही सही होना है, ठीक, एक बात। अब ये ब्लू फिन महसीन मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रही, क्योंकि यही चीज आप देखेंगे, मेरा ख्याल है 2022 में भी यूपीएससी ने ब्लू फिन महसीन को रिपीट किया है, ठीक है। तो ये होता है यूपीएससी के पीवाईक्यू लगाने का फायदा, कि अगर ये ऑप्शंस आप सही से करके गए, तो यही अगले साल या 2-3 साल बाद आपको एज ए क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, वो एक अलग बात हो गई। अब यहाँ कह रहा है ब्लू फिन महसीर क्या कावेरी रिवर में होती है, अब किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरावड्डी डॉल्फिन चंबल रिवर और रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न गया। अब पहले और तीसरे का कोई आइडिया नहीं, लेकिन देखिए, यहाँ ये पढ़िए इरावड्डी। अब इरावड्डी तो नाम से ही पता चल रहा है साउथ इंडिया का कुछ है ना, वाइल्ड लाइफ का कोई भी एनिमल है, डॉल्फिन है। तो इरावड्डी नाम से ही ये साउथ का लग रहा है, आंध्रा के तमिलनाडु कर्नाटका तरफ का दिख रहा है ना, रेड्डी वेड्डी तो उधर ही होते हैं, तो इरावड्डी। और ये चंबल नदी कहाँ बहती है, चंबल नदी बहती है कहाँ, मध्य प्रदेश। तो अगर ये साउथ की डॉल्फिन है, तो यहाँ से चंबल रिवर में तो नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो, ये साउथ का लग रहा है, और ये चंबल रिवर का है, मध्य प्रदेश रीजन का। तो इसका मतलब हो ना हो, सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही होना है। और अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत होना है, तो बस फिर सेकंड को काट दिया।
अपने यहाँ ऑप्शन क्या आ गया 1 और 3। तो देख रहे हो बाकी दोनों के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हम सही आंसर पे पहुंच गए। अब लेकिन क्योंकि ये एक बार यूपीएससी पूछ चुका है, तो अब हमारा फर्ज क्या बनता था कि हम पूरा पढ़ के जाएं। तो फिर आगे के सालों में यूपीएससी ने ब्लूफिन महसीर को भी पूछ लिया, तो इसका मतलब आगे वो रस्टी स्पॉटेड कैट भी पूछ सकता है। और हमें ये भी अब पता होना चाहिए कि इरावड्डी डॉल्फिन से कौन सी नदी बहती है। ठीक, पीवाईक्यू की एनालिसिस भी एक चीज है। जैसे आपने देखा हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ नाम से पता चल गया साउथ और नॉर्थ तो हो गया, लेकिन अब क्योंकि ये आ गया तो ये पढ़ के भी जाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यूपीएससी का क्लासिक क्वेश्चन, जिनसे यूपीएससी को बहुत ही ज्यादा प्यार है। वाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न। अब ये बात को ध्यान से देखिए, इग्नोर मत कीजिएगा। ग्रेट, खाली कंसर्न नहीं, ग्रेट, बहुत ही ज्यादा परेशान है यूपीएससी। और मैं बार बार दोहराते आ रहा हूँ 2024 से कि यूपीएससी को बहुत ज्यादा परेशानी कब होगी, जब एनवायरनमेंट में कोई समस्या हो जाएगी, वरना यूपीएससी को कुछ नहीं पड़ी। क्या कह रहा है, वाई देयर इज ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबिट्स। अब नहीं पता है भाई मुझे भी माइक्रोबिट्स क्या है। दैट आर रिलीज इनटू एनवायरनमेंट, देखो खुद ही हिंट दे दी। यूपीएससी कह रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा समस्या हो रही है माइक्रोबीट से, जो कि कहाँ रिलीज हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में। अब एनवायरनमेंट में हो रहे हैं तो एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान पहुंचा रहे होंगे, तभी ना यूपीएससी आपसे पूछ रहा है। ठीक, अब आगे देखो, कह रहा है दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम। तो भाई इसीलिए तो यूपीएससी परेशान है कि अगर तुमने उसको एनवायरनमेंट में छोड़ा तो पूरी मरीन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम समझ रहे हो ना, पूरा मरीन में जितना भी अब जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा फ्लोरा, सबके लिए हार्मफुल है। तो इससे ज्यादा फिर क्या हो सकता है, इसीलिए यूपीएससी परेशान है। आगे पढ़ो, दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रेन। अगर स्किन कैंसर हो रहा है तो वो किस में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रेन। तो उससे कंसर्न तो होना चाहिए, लेकिन ग्रेट कंसर्न तो नहीं होना चाहिए ना भाई। ठीक है, बच्चे देश का भविष्य, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन बच्चे अपने आप में, खाली बच्चों को कोई बीमारी है तो वो पूरी मानव जाति को तो नहीं हो रही है। तो वो कोई कोरोना तो नहीं है कि जिससे यूपीएससी कह दे ग्रेट कंसर्न। बात समझ रहे हो, अपने आप में कैंसर, स्किन कैंसर अच्छी चीज नहीं, लेकिन हो तो चिल्ड्रन में ही रहा है ना, तो इससे ग्रेट कंसर्न नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा हिंट क्या दिया है, वो चीज एनवायरनमेंट को अफेक्ट करनी चाहिए। अगर बच्चों की हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है तो इससे एनवायरनमेंट वाला इशू नहीं बन रहा है ना भाई। एनवायरनमेंट भी तो देखो क्यों वर्ड डाला है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एनवायरनमेंट भी तो आना चाहिए आंसर में। ठीक, एनवायरनमेंट अभी तक यहाँ आ रहा है, इधर आओ। दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड्स। अब देखो यहाँ पे वो कुछ बता रहा है कि इसमें समस्या क्या है माइक्रोबीड्स में, कि बहुत छोटे होते हैं तो जिससे क्रॉप प्लांट्स इरिगेटेड फील्ड, ये बता रहा है ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ये नहीं बता रहा है ना कि इससे दिक्कत होती है। वो तो कह रहा है ग्रेट कंसर्न क्यों है, तो वो ग्रेट कंसर्न ऑप्शन में झलक जानी चाहिए। ये कह रहा है कि भाई ये है कि ये इतने छोटे होते हैं कि उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्या पता फिर वो पॉजिटिव होता हो कुछ उससे। जब तक वो स्टेटमेंट में ये नहीं कह देगा कि इससे कुछ गंदा काम, खराब काम, निगेटिव चीज फैल रही है, तब तक वो ऑप्शन नहीं हो सकता ना, क्योंकि यूपीएससी तो कह रही है उसको ग्रेट कंसर्न है। तो ये स्टेटमेंट ग्रेट कंसर्न को शो कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा ना। एनवायरनमेंट भी आना चाहिए, ग्रेट कंसर्न भी आना चाहिए। एनवायरनमेंट जैसी कोई जिक्र आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्ट्रेंट्स। तो फिर वही बात भाई, एनवायरनमेंट में तो नहीं फैल रहा है ना, तुम तो आर्टिफिशियली उसको यूज कर रहे हो फूड एडल्ट्रेंट। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाओ तब कोई बात है, आप समझ रहे हो, कहीं और एनवायरनमेंट का जिक्र ही नहीं, बस यहीं पे हो गया। इतना इजी होता है, नहीं पता था भाई पेपर से पहले, लेकिन एग्जाम कंडीशन में जाके बनाना होता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली देर वॉज ग्रोइंग अवेयरनेस इन अवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल। ठीक, बिकॉज इट इज फाउंड टू बी ए सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। ठीक, नेटल। अब देखिए नेटल क्या है, कुछ नेट करना, नेट करना है ना। नेटिंग क्या होती है, किसी चीज को बुनना, वो जो कपड़े बुने जाते थे ना पहले, स्वेटर वेटर बुने जाते थे ऊन वाले, तो उसको बोलते हैं नेटिंग। ठीक है, वो होता है नेट करना। अब ये एक वर्ड एसोसिएशन वाले क्वेश्चन होते हैं, एपिस्टोमोलॉजी वाले। तो देखो उससे रिलेटेड कुछ दे रखा है क्या, एंटी मलेरियल ड्रग। तो भाई इससे मतलब नेट से रिलेटेड तो कुछ नहीं है ये। बायोडीजल नेटिंग से रिलेटेड तो नहीं है। पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, मिल गया कि नहीं, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, नेटिंग करना। ठीक, तो ये इससे क्या बनाते हैं, पल्प बन जाता है, किसके लिए, पेपर इंडस्ट्री। ठीक, नेटिंग करना, आप समझ रहे हो, हिमालयन नेटिंग करना किससे जा, अच्छा पल्प फॉर पेपर के लिए भी नहीं जाएगा। जो कपड़े बुनने का काम है वो किससे होगा, टेक्सटाइल फाइबर, कपड़े बुने जाते हैं ना, तो टेक्सटाइल फाइबर होगा तो तभी तो वो नेटल वाला उसके साथ जा रहा है, जो ऊन के लिए वो सब किया जाता है।
तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या बन जाना चाहिए? टेक्सटाइल फाइबर। अब पता नहीं है, लेकिन एपिस्टेमोलॉजी से वर्ड को तोड़ोगे, उसकी मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे, तो फिर सही ऑप्शन क्या जा रहा होगा? टेक्सटाइल फाइबर। ठीक। तो पल्प फॉर पेपर तो भाई जा नहीं रहा, उससे तो कपड़े बुने नहीं जाएंगे। नेटिंग तो वही उसी को बोलते हैं ना, जो बचपन में हम लोग देखते थे। तो बस इसका यही ऑप्शन बन रहा हो, मेरे ख्याल से इसका यही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर द मेजरमेंट या एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस एंड रिमोट सेंसिंग डेटा यूज। अब देखो भाई, ये तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक में क्या है? साइंस एंड टेक को चुनौती नहीं देनी, मान के चलना है साइंस एंड टेक सब कुछ कर सकता है अनटिल अनलेस आप खुद 200% श्योर हो। क्या कह रहा है कि सैटेलाइट इमेज या रिमोट सेंसिंग डेटा किस लिए यूज होता है? तो ये मैंने 2024 में भी बोला है बार बार, साइंस एंड टेक के एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट हमेशा सही होते हैं। किस चीज में यूज हो सकता है? क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन को जानने में तो यूज हो ही सकता है ना, फॉर द मेजरमेंट या एस्टिमेशन। तो रिमोट सेंसिंग से जान सकते हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आपको पता है कि या नहीं जाना जा सकता है। अगला, ग्रीन हाउस गैस एमिशन का एस्टिमेशन फ्रॉम राइस पैडी, क्या आपको पता है कि ये नहीं जाना जा सकता है? तीसरा, लैंड सरफेस टेम्परेचर, क्या आपको पता है ये नहीं? भाई साइंस एंड टेक है, दिमाग लगाना ही नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड सही होना है। एक और बात मैं दोहरा दूं, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये एज इट इज मेरा ख्याल है 2021-20 में तो नहीं, 2021 या 22 में इसी स्टेटमेंट को, ये वाले स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना के यूपीएससी ने पूछा था। तो इसलिए एक एक स्टेटमेंट की इतनी वैल्यू होती है। जब वो आएगा तो मैं दोहरा दूंगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि इस स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज, सेम यही स्टेटमेंट यहाँ से उठा के क्वेश्चन बनाया गया है 2021 या 22 में, मेरे ख्याल से 2022 में बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब ये आएगा तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे उसको। तो ये होती है, देखिए एनालिसिस, इतना बारीक एक एक स्टेटमेंट देखना होता है। आप करंट अफेयर सब कुछ कीजिए, विजन कीजिए, लेकिन पहली ड्यूटी ये कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स की एक एक स्टेटमेंट को घोट के पहले पी लीजिए। जब वो प्रिपेयर हो जाए तब किसी दूसरे सोर्स में हाथ डालिए। आधे से ज्यादा आपका प्रीलिम्स यहीं से निकल जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखो। अब भाई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा डायनेमिक, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको सारी रिपोर्ट्स डेटा एनालिसिस रटे होने चाहिए। देखिए ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन यूपीएससी देता है और लॉजिक से ही सॉल्व होगा। देखिए क्या कह रहा है कि ये 4 स्टेट दे रखे हैं, फिर कह रहा है विद रेफरेंस टू स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया अपॉन टोटल एरिया ऑफ स्टेट, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया कवर टू टोटल एरिया ऑफ स्टेट। अब देखो, जिस स्टेट का एरिया जितना ज्यादा होगा, फॉरेस्ट तो हमेशा ज्यादा नहीं होगा। अब महाराष्ट्र तो इतना भाई, महाराष्ट्र तो फाइनेंशियल कैपिटल है, तो इंडस्ट्रियल हब है एक तरीके से वो हमारा, तो वहाँ फॉरेस्ट एरिया ज्यादा नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र का एरिया बहुत ज्यादा है कि एरिया वाइज महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट शायद है इंडिया में, राजस्थान के बाद। तो महाराष्ट्र का एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन उस रेशियो में उसके पास उतने फॉरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे कम तो इसी का फॉरेस्ट का रेशियो होगा एरिया के हिसाब से। तो यानी कि जो महाराष्ट्र है वो सबसे पहले आना चाहिए पिछलग्गू। फिर अगर महाराष्ट्र सबसे पहले आएगा तो 3 के बाद जितने भी ऑप्शन है वो 2 ही है, तो यानी ऑप्शन या तो सी होगा या डी। तो उड़ीसा के बारे में सोचना भी नहीं पड़ा, ये तो सॉल्व हो गया। अब मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ कार्व करके बनाया गया था अलग करके, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होता है इंडिया में, तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होगा भाई, काट के तो इसी से बनाया गया। अब क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया छत्तीसगढ़ से ज्यादा है, ये भी बात समझो, मध्य प्रदेश का एरिया छत्तीसगढ़ से ज्यादा है, तो छत्तीसगढ़ का एरिया कम होगा, लेकिन फॉरेस्ट तो यहाँ भी जम के होगा। तो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन प्रपोर्शन टू एरिया अगर देखो, तो यहाँ पे एक तरीके से फॉरेस्ट तो दोनों ही जगह अच्छे खासे हैं, लेकिन यहाँ पे एरिया कम, यहाँ एरिया ज्यादा, तो इसका परसेंटेज ज्यादा आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि एरिया नीचे आएगा ना डिनोमिनेटर में, एरिया अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ परसेंटेज में ज्यादा आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से फिर इसका ऑप्शन एग्जाम कंडीशन में, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में पूछा, तो शायद सी बन रहा होगा। ठीक है, लॉजिकल अगर उसको डिडक्शन से करेंगे तो शायद सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का क्या है? एरिया ज्यादा है। ठीक है, यही तो कह रहा है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया। अब एरिया मध्य प्रदेश का ज्यादा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में तो वो नीचे आ जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। ठीक, एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एनवायरमेंट मीथेन हाइड्रेट से रिलेटेड कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है।
कह रहा ग्लोबल वार्मिंग अगर होती है तो माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस। तो माइट है ना भाई, पॉसिबिलिटी कह नहीं रहा ऐसा हो जाएगा, तो माइट तो हो ही सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो जितने भी मीथेन के डिपॉजिट्स हैं वो सब रिलीज हो जाएंगे, तो उससे हम, तभी तो यूपीएससी पूछ रहा है भाई, एनवायरमेंटल कंसर्न होने वाला होगा तभी तो यूपीएससी का एग्जामिनर परेशान है। ये तो आप जानते हैं उसका बायस है उसकी तरफ। ठीक, नेक्स्ट आओ। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर। ये तो है ही है, ये तो हम पढ़ते भी हैं, पीएमएफआईएस में दे ही रखा है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा। नेक्स्ट देखिए, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ए डेकेड और टू। आप देख रहे हो, उसको जब सही बनाना होता है किसी स्टेटमेंट को तो लैंग्वेज कैसा यूज करता है, आफ्टर ए डेकेड और टू, यानी 10 साल, 20 साल, 30 साल, कुछ तो सालों में वो मीथेन जो है वो कन्वर्ट हो ही जाएगी ना CO2 में। मीथेन क्या होती है, CH4। अब कह रहा है 10 साल, 20 साल, 30 साल, कुछ सालों बाद तो ये कन्वर्ट हो ही जाएगा ना CO2 में। तो भाई अब इतना बड़ा जब टाइम फ्रेम ले लोगे 10, 20, 30 साल, तो फिर तो हो ही सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है ही ना, तो फिर ये सही होगा, इसको गलत कैसे मान लोगे। तो वही ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो या एनवायरनमेंट का, जहाँ पे गैसेस रिलीज हो रही हो वो सही ही होने ऑल। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं 2024 में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ विच ऑफ द अबव आर रिलीज इन टू द एटमोसफेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप। अब वही बात है, मैंने फिर से बार बार दोहराया, साइंस एंड टेक का और एनवायरनमेंट में जब किसी चीज को जलाया जाएगा तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कौन सी गैस नहीं निकल पाएगी। आपको मान के चलना जितना दे रखा है सारी गैसेस निकलेंगी, भले ही वो कम मात्रा में निकले लेकिन निकलेंगी। काउंटर इंट्यूटिवली नहीं सोचना है एग्जाम में। ठीक है, आपको ऑल ही मार के आना है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब ये वाला देखिए, हमने 2024 में भी डिस्कस किया था, आपको दिखेगा 2019 में वापस ट्रेंड आ रहा है। जब भी 5 मैचिंग वाला होगा, क्या बताया था वहां पे सीरीज में, 4 मैचिंग है तो 2 सही की प्रोबेबिलिटी होती है, और 5 मैचिंग वाले हैं तो 3 की प्रोबेबिलिटी होती है। तो 5 में 3 की प्रोबेबिलिटी होती है तो पांचों वाला काट दो, ये वाला काट दो, तो इसका मतलब ऑप्शन या तो ए या बी में होना चाहिए, और उसमें भी A1 तो सही है, 4 भी सही, तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, मेडिटेरेनियन मोरक्को और ये। अब हमें बस ये पता होना चाहिए कि 2 सही है कि 3। तो भाई ब्लैक सी तो हमने पढ़ा है, ब्लैक सी में क्रोएशिया तो आता नहीं, क्रोएशिया तो यूरोप में आता है, जबकि ब्लैक सी किधर है, ब्लैक सी तो हमें पता है ना, वो रशिया के नीचे की तरफ वाला है, मेडिटेरेनियन से और उसके बीच में पड़ता है। तो ब्लैक सी में तो क्रोएशिया हो ही नहीं सकता, उधर तो मेडिटेरेनियन है। हाँ, कैस्पियन सी में कजाकिस्तान जरूर है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी वाला। ठीक, इजी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हमें 5 में से 3 वाला फॉर्मूला पता है। नहीं तो फिर आप देखोगे कि एड्रियाटिक सी बॉर्डरिंग कंट्री अल्बेनिया है कि नहीं, ये तो दिक्कत पड़ जाएगी, किसको कितना याद होता है। लेकिन 5 में 3 वाली जब पता है तो फिर ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अरेंज द, नहीं, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। ये तो भाई इंडिया ही है, इंडिया तो चाइना तक को एक्सपोर्ट करता है। चाइना इसी मामले में बहुत होशियार है, पता है कि चावल उगाने में बहुत ज़्यादा पानी की खपत होता है, जानबूझ के अपना चावल तो स्टोर करता है, और इंडिया से जो चावल है वो इम्पोर्ट करता है, बल्कि इंडिया का चावल खरीद के बेच भी देता है, मतलब होर्डिंग करता है एक तरीके से चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर से 5 मैचिंग वाला क्वेश्चन आया। अब क्योंकि 5 मैचिंग वाला है तो मुझे पता है 3 ही ऑप्शन सही होते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है, सी उड़ा दो, डी उड़ा दो, इसका मतलब आंसर इन्हीं में से होना, और इनमें भी पहला सही चौथा सही, तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। अब या तो 2 के बारे में पता हो या तो 3 के बारे में पता हो, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो मिलाम ग्लेशियर तो शायद मंदाकिनी नदी से नहीं बहता है, तो फिर एलिमिनेशन करोगे तो शायद बाड़ा सिगड़ी से चेनाबी बहती होगी। आई एम नॉट श्योर, अब चेक कर लीजिएगा, बट ये चीज समझना जरूरी कि रूल्स परफेक्टली वर्क करेंगे। कि क्या बोला मैंने कि फर्स्ट और फोर्थ सही होने वाला है, और शायद यहाँ पे सेकंड, आई एम नॉट श्योर, बट ये चीज बस समझने वाली है कि 5 में 3 होंगे। और एक बात, अब आपका ये ड्यूटी बनती है कि आप ड्यू डिलीजेंस दिखाएं और एक एक ग्लेशियर को रिवर्स मैप करें, क्योंकि आप देखेंगे कि 2021 का जब आप प्रीलिम्स देखेंगे उठा के, अभी तो 2019 डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये 2019 में आ चुका है सियाचिन और नुब्रा, तो आप देखोगे कि सेम क्वेश्चन नुब्रा वैली पे उसने ज्योग्राफिकल जो वो पूछी है लोकेशन करके नुब्रा वैली पे। तो वही है कि बाकी सब चीजों पे आपको ध्यान बाद में देना है, पहले यूपीएससी के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन, 10 भी नहीं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन अच्छे से एक एक स्टेटमेंट अगर आपने कर लिए, और पिछले 2 साल के सीडीएस और एनडीए कर लिए, आप यकीन मानिए आपको किसी करंट अफेयर्स की जरूरत भी नहीं है यूपीएससी के प्रीलिम्स को निकालने के लिए। ठीक है,
मोर देन इनफ होता, आपका सब कवर हो जाएगा। यहीं से नुब्रा उठा के उसने 2021 में क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरान मिथाइल पैराथियोन फोरेट, अब ये सब क्या केमिकल्स है, नाम से ही पता चल रहा है, इज व्यूड विद एप्रीहेंशन। देखो फिर से, अगर एप्रीहेंशन से देखा जा रहा है तो मतलब एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ वो लफड़ा कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो बर्बादी कर रहे हैं तभी तो अब भाई केमिकल्स हैं एनवायरनमेंट में डाले जा रहे हैं, तो कुछ तो एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा होगा ना। तो एनवायरनमेंट के ही पर्सपेक्टिव से देखना है, ये बात ध्यान रखना। में यूपीएससी के एग्जामिनर बायस्ड है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है ये मान के। अब नीचे से देखते हैं, कह रहा कि ये क्यों, बिकॉज दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स इन कॉस्मेटिक्स। भाई कॉस्मेटिक्स है, कोई ऐसी चीज तो नहीं खाने पीने की कि कॉस्मेटिक्स है यार, वो सजावट के लिए है, तुम ना यूज करो, उससे एनवायरनमेंट को क्या दिक्कत हो रही है? एनवायरनमेंट को नहीं हो रही ना, फ्लोरा फौना। जब तक किसी चीज से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा है तब तक यूपीएससी के एनवायरनमेंट को उससे कोई भी मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। तीसरी चीज देखिए, अभी शायद फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स पहले भी आया था, फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स से यूपीएससी के एग्जामिनर को कोई भी समस्या नहीं है। फिर देखिए, एज प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस, इससे क्या एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है? ये केमिकल्स कहीं छोड़े जा रहे होंगे, तो छोड़े जा रहे होंगे तो यूपीएससी के एग्जामिनर को परेशानी कब होगी? जब उससे एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान हो। पहला देखिए, पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, अब अगर ये पेस्टिसाइड्स के रूप में एग्रीकल्चर फील्ड में छोड़े जाएंगे तो ये एज ए रन ऑफ होगा। ये रन ऑफ होगा तो जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनको पोल्यूट करेगा, यानी ओवरऑल एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। तो अब उसी को जो तुम्हारे एनिमल्स हैं वो भी कंज्यूम करेंगे, प्लस प्लांट्स की सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब होगी। तो यानी एनवायरनमेंट को डैमेज कौन सा कर रहा है? पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। आप समझ गए? तो वो चीज जिससे एनवायरनमेंट को कुछ खतरा हो, नुकसान हो, यूपीएससी का एग्जामिनर वो वाला ऑप्शन पूछता है। ठीक है, ये उसके बायस है एक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यही एल्गोरिदम पकड़नी है हमें। आगे देखिए, अंडर द रामसर कन्वेंशन। ठीक है, अब बाकी सब चीजें बाद में। पहली बात हमने क्या डिस्कस की थी 2024 वाले पेपर में, कि जब भी सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होगा तो दोनों स्टेटमेंट वो सही नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो, वेटलैंड्स कंजर्वेशन रूल्स 2010 के बारे में, वेटलैंड्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल, इसका मतलब क्या, देखते ही पता चल रहा है कि अब यूपीएससी ये दोनों स्टेटमेंट को सही नहीं बनाएगा, दोनों स्टेटमेंट को गलत नहीं बनाएगा, किसी एक को सही बनाएगा, किसी एक को गलत बनाएगा। ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। एक बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट? अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज, अब देखिए ये बात तो तय हो गई कि क्योंकि यहाँ दोनों सही नहीं होंगे, दोनों गलत नहीं होंगे, तो इनमें से एक ही सही होने वाला है। और ऑप्शंस तो ऐसे हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, तो इसका मतलब इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो पता चल रहा है 1 सही होने वाला है। फिर भी चलो देख लेते हैं क्या है। क्या कह रहा है? अंडर रामसन कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी। अब ये क्वेश्चन तो, ये स्टेटमेंट तो विवादास्पद लग रहा है। एक मिनट रुको, स्टेटमेंट देखते हैं। हाँ, तो ये नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट पढ़ के ही लग रहा है कि यहाँ पे हमारी सोवरेनिटी पे हमला हो रहा है। क्या कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन क्या है? ये कोई ट्रीटी नहीं है, कन्वेंशन है बस, कन्वेंशन। कन्वेंशन के हिसाब से ये मैंडेटरी हो गया है भारत सरकार पे कि वो प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करे ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये तो हमारी सोवरेनिटी पे हमला है ना। कोई कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन तो तय नहीं करेगा ना कि भारत के अंदर भारत सरकार क्या करेगी, खास तौर से जब वो कोई ट्रीटी नहीं है, वो कोई लॉ नहीं है जो हमने साइन किया है, कोई चार्टर। ये बस एक कन्वेंशन है, मान्यता है। तो वो हमको बाध्य नहीं कर सकता भारत सरकार पे। जब भी यूपीएससी, भाई वैसे कुछ भी हो, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में जब भी भारत की सोवरेनिटी पे हमला होगा किसी ऐसी स्टेटमेंट से, तो वो गलती होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट साफ साफ मुझे दिखा रहा है कि अगर बस इतना लिखा होता कि इट इज, मतलब कि ये कुछ जनरल चीज है और इट इज मैंडेटरी फॉर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या भारत का कोई लॉ है, मैं मान लेता। अगर वो बोल देता कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ऐसा मैं मान लेता। लेकिन कोई विदेशी कन्वेंशन हम पे ये थोपने की कोशिश करेगा और यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी उसको सही बनाएगी, मैं नहीं मान सकता। ये सीधे सीधे भारत की सोवरेनिटी पे हमला है। तो कभी भी, अभी नहीं, आगे भी कभी भी ये स्टेटमेंट सही नहीं बनेंगे इस टाइप के। ठीक है, भारत की सोवरेनिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो अब इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो कभी सही हो ही नहीं सकता, काट दो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट काट दो, तो ये भी काट दो। अब बचा बी एंड सी, और दोनों में देखो,
2 एंड 3 3, तो 3 तो कॉमन हो गया, यानी 3 तो सही होने वाला है। और ये हमने देख ही लिया था क्योंकि यहाँ सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट था, सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ये हमने देखा था कि 2 और 3 क्या था, सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड था। तो क्योंकि 2 और 3 सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो एक ही स्टेटमेंट सही होगा। क्योंकि इसमें एक ही सही होगा तो फिर यहाँ बाय डिफॉल्ट सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। हमने पढ़ा भी नहीं 2 और 3 के अंदर क्या है, लेकिन हमें पता है 3 होगा, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि यहाँ वाले जो रूल्स हैं वर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रामसर। अब देखो, देख रहे हो, फिर से सोवरेनिटी पे हमला। कह रहा है कि ये जो कुछ वेटलैंड के रूल्स हैं ये भारत सरकार ने बनाए हैं, कब, जो रिकमेंडेशन दिया है रामसर कन्वेंशन ने उसके बेसिस पे बनाए। तो मतलब भारत सरकार की कोई इंडिविजुअल कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है क्या? हम लोग एक सॉवरेन नेशन नहीं कि हम लोग अपने रूल्स बना रहे हैं किसी विदेशी कन्वेंशन के कहने पे या उसके रिकमेंडेशन, मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि भारत की सोवरेनिटी पे हमला है। ठीक है, गलत होने वाला है। यहाँ पढ़ो, ऑल्सो एनकम्पास द ड्रेनेज एरिया कैचमेंट। तो ये तो कन्वेंशन, समझ रहे हो, थर्ड स्टेटमेंट तो जो कन्वेंशन के अंदर लिखा है बस उसकी बात हो रही है। थर्ड स्टेटमेंट इजी है, नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे और फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, भारत की सोवरेनिटी पे हमला, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट में एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द, वही है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट वाला। एग्रीकल्चर सॉइल क्या नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, ये भी नहीं कह रहा कि स्पेसिफिक भाई नाइट्रोजन की 5 ऑक्साइड होती हैं, ये भी नहीं कह रहा यही वाली या वही वाली, कोई ऑक्साइड तो रिलीज हो रही होगी। आप इसको कैसे डिबेट कर सकते हो? ठीक है, नहीं कर सकते हो। साइंस एंड टेक एनवायरमेंट में आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। इधर कैटल रिलीजेस अमोनिया इनटू, वही बात है, लेना पड़ेगा। कैसे इसको गलत कैसे मान लोगे, नहीं मान सकते हो। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कम, देख रहे हो जब उसको सही बनाना है तो वो क्या लिखेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड। भाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी नहीं, अब तो कंपाउंड पे चला गया। 100 से ज्यादा नाइट्रोजन कंपाउंड एग्जिस्ट करते होंगे, कोई तो रिलीज करेगा ही, आप इसको कैसे गलत कर लोगे? थर्ड स्टेटमेंट तो कभी चाह के भी आप सोच लो तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहला और थर्ड, वन और थर्ड तो कुछ भी कर लो तो भी गलत नहीं हो सकता। तो या तो आंसर ए में आना है या डी में भी, अगर कोई कंफ्यूजन भी है। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टाइप के स्टेटमेंट जब भी कोई गैस ऐस रिलीज हो रही होती, कभी गलत कर ही नहीं सकते हो आप। ठीक, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो, तो आपको ट्रेंड के साथ जाना है हमेशा, ऑल। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियापुर, ईसापुर, कंगन। भाई अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो सिंगल फैक्चुअल स्टेटमेंट होते हैं ना, ये बनाने मुश्किल हो जाते हैं। पता है तो पता है, नहीं पता है तो भाई नहीं बन सकता। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, पता है तो पता है, नहीं तो वरना छोड़ दो। बस टारगेट ये रखना है कि 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, अगर पेपर इजी है, और टफ है तो 90, ठीक, या 85। लेकिन इजी है तो 95 के ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड सीएनजी। अब ये क्या चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन वाली सीएनजी यूज करें, तो कुछ अच्छा हो रहा होगा तभी वो कह रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब एज फ्यूल फॉर बसेस, तो ठीक है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये तो पहले से ही, इसका काम क्या होगा, ये कम पॉल्यूशन करेगी लेकिन महंगी ज़्यादा होगी, पता है यही होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। आगे देखो, कह रहा है कि मेन एडवांटेज क्या है ऑफ द यूज ऑफ एच सी एन जी इज द एलिमिनेशन ऑफ। अब देखो भाई, किसी चीज का एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं होता है भाई। BS4 से हम BS6 में गए तो क्या एलिमिनेशन हो गया कार्बन कम एमिशंस का या सल्फर डाइऑक्साइड? नहीं, कम हो गया। पार्टिकुलेट मैटर एमिशन हो गया, खत्म ही हो गया? नहीं, कम हो गया। तो ये एक्सट्रीम वर्ड होता है कि एडवांटेज ये है सीएनजी का कि एलिमिनेट तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती ना, एलिमिनेट तो हो ही नहीं सकती, कम कर दिया जाता है किसी चीज़ का प्रभाव। तो साफ साफ पता चल रहा है, अभी स्टेटमेंट में गए नहीं, स्टेटमेंट को ही पढ़ के, ऑप्शन पे गए नहीं, स्टेटमेंट को पढ़ के बताया जा सकता है कि ये गलत होता है। आगे बढ़ो, एच सी एन जी फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन, दिख रहे हो जब उसको स्टेटमेंट सही बनाना होगा तो लैंग्वेज क्या यूज होगा कि इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, एलिमिनेट नहीं करेगा, कम कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन। बात समझ लो, दोनों ही स्टेटमेंट को देख के समझ में आ रहा है। सही बनाना होगा तो इतना एक्सट्रीम पे जाएगा, गलत बनाना होगा एक्सट्रीम पे जाएगा, सही बनाना होगा तो ऐसी शालीन भाषा यूज करेगा। ठीक है, ऑफिसर लाइक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद। भाई देखो, अब आप इसको डेटा की तरह मत लेना, क्योंकि क्या कह रहा है, अप टू 20%, यानी
अब वो 1% भी सही है, 2% भी सही, 3% भी सही, 5 भी सही, 10 भी सही, 20। आज भी तो हम एथेनॉल को 20% तक लेना चाह रहे हैं ना, तो ये उसी तरह अप टू, ये नहीं कह रहा 20%, अप टू यानी 1 से लेके 20% तक, और फिर उसमें भी कैन, पॉसिबिलिटी है, कैन, तो यानी ये तो सही होने वाला है। बात समझ रहे हो? तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एस सी एन जी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सी एन जी। अब भाई देखो, कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है तो उसको हम अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो मोर कॉस्टली होती है, लेस कॉस्टली तो नहीं होते। तो ये तो कह रहा है मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव कैसे होगा? अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए और वो लेस एक्सपेंसिव हो तो हम उसको अडॉप्ट ही ना कर लें, फिर उसमें दिक्कत ही क्या है? अडॉप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती। तो अभी ऑप्शन नहीं देखा, लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि इसका 2 एंड 3 ही होने वाला है। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसके। देखो दे रखा है 2 एंड 3, तो वो वहीं से पता चल जाता है कि भाई इसका ऑप्शन यही होने वाला है, क्या? 2 एंड 3। तो 4 तो हो ही नहीं सकता। जब भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो उसमें पैसा ज़्यादा लगे। अब टेस्ला क्यों नहीं भारत सरकार आने दे रही? भाई 60 लाख रुपए कहाँ से हो पाएगा? 60 लाख रुपए की तो टेस्ला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड इन क्लाउडी नाइट्स? ड्यू ड्रॉप्स क्लाउडी नाइट्स पे क्यों नहीं बनते? कि देखो क्लाउड क्या होते हैं? क्लाउड आर गुड रिफ्लेक्टर्स, ये तो पढ़ा है, स्टैटिक पोर्शन है। तो अच्छा, ये तो देखो एज इट इज दिया ही है कि क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक, ठीक। क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ जो भी हीट वगैरह जो उसकी तरफ जाती है। तो बस मुझे ये दिख गया क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक, तो बस यही रीजन होना है क्यों नहीं बनते। अब एग्जैक्ट रीजन मुझे भी नहीं पता कि क्यों नहीं बनते हैं, ये तो ज्योग्राफी, भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल तो है नहीं हमारा, लेकिन इतना तो पता है ना कि क्लाउड्स रिफ्लेक्ट करते हैं, ये लैंग्वेज लिखी है एज इट इज एनसीईआरटी में, स्टैटिक में। तो बस यही आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्लासिक क्वेश्चन है और ये समझना है। यहाँ पे कह रहा है कि 44th अमेंडमेंट में कुछ कुछ बात दे रखी है, यहाँ पे कह रहा है 99th अमेंडमेंट में। अब वही बात है, आप देख रहे हो, यानी अमेंडमेंट से रिलेटेड एक स्पेसिफिक टॉपिक या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है तुम्हारा, तुम्हें आता है कि नहीं अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो या तो वो 44th अमेंडमेंट को सही बनाएगा, या तो वो 99th अमेंडमेंट को सही बनाएगा। दोनों को सही नहीं बनाएगा, दोनों को गलत नहीं बनाएगा। ये चीज हमें पकड़नी, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही क्वेश्चन के स्ट्रक्चर और टाइप को देख के ये पता हो जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए सी और डी तो सही नहीं होने वाला, या तो ए होगा या तो बी। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल। भाई ये तो गलत है। 42nd में इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट करके जो इमरजेंसी लगा दी थी, इमरजेंसी के बाद तो इतना ज़्यादा संविधान बदल दिया था, तो वो सबको रिवर्स करने के लिए 44th अमेंडमेंट आया था ना, कि इंदिरा गांधी पे तो वो भी चला था इल्ज़ाम कि ये फर्जीवाड़ा करके इलेक्शन जीत गई हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरे तो इलेक्शन जो मैं जीत गई हूँ तो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती। तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनेगी तो फिर सुनेगा कौन? तो उसी चीज़ को तो रिवर्स किया गया था 44th अमेंडमेंट में। तो ये तो जस्ट उल्टी बात कह रहा है। तो फर्स्ट गलत है, तो जाहिर सी बात है सेकंड ही सही होना बिना पढ़े। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कह रहा है कि उसने 99th अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो ये तो आपको पता होगा, बहुत फेमस एनजेएसी एक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया? ये अल्ट्रा वायर्स है, ये हमारी इंडिपेंडेंस को खतरे में डाल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ भाई, वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वही है भाई, बिना पढ़े भी पता चल जाता है कि यही सही होना है, क्योंकि दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों गलत नहीं हो सकते। ये ट्रेंड है, स्पेसिफिक कुछ कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है कि अमेंडमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, अब देखिए, ये भी बहुत स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है और ये एक बार में हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेंड क्या होता है। जब भी ये दिखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, तो देखो भाई 100 में से 99 बार कोई भी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं होती, और ये स्टेटमेंट गलत ही होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई चीज़ डिफाइन नहीं करता है, बस उस चीज़ का रेफरेंस दे देता है, उसको एक तरीके से छू के गुजर जाता है। किसी भी चीज़ को डिफाइन कहाँ किया जाता है? स्पेसिफिक एक्ट में। पार्लियामेंट जो एक्ट बनाती है, नियम कानून बनाती है, उसमें डिफाइन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ को डिफाइन नहीं किया जाता है, तो ये बात समझ लेना, पहली बात। तो इतना तो हमें पता ही चल गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है मोशन टू इम्पीच ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट। पहली बात तो जब भी यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में ऐसा स्टेटमेंट आता है, कैन नॉट, डिड नॉट, डू नॉट,
ज़्यादातर वो गलती होता है। अब यहाँ 99% का रेशियो नहीं है, लेकिन कम से कम ये मान लो कि 90% तो ये गलती होते हैं। ये वर्ड्स जब आ जाते हैं ना, कैन नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, गलती होता है। ऊपर वो गांधी वाला आया था ना, इंडेंटेड लेबर, तो सेकंड स्टेटमेंट में भी लिखा था डिड नॉट, तो वो गलती होता है। ठीक, तो पहली बात, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, लेकिन लग रहा है गलत है। आगे देखो, तीसरे पे आओ, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट। बात समझ में आ रही है कि जो किसी भी चीज़ की डिटेल्स होती हैं वो कहाँ दी होती हैं, किसी स्पेसिफिक एक्ट में, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करता। ये क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स डिटेल्स ऑफ इनकैपेसिटी प्रूफ। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ डिफाइन कहाँ होती है, किसी एक्ट में। तो क्योंकि कोई भी चीज़ होगी वो किसी एक्ट में ही डिफाइन होती, तो इसका मतलब, अब भले ही ये चीज़ सही हो या गलत हो मुझे नहीं पता, कोई आपको क्या लग रहा है, कोई जजेस इंक्वायरी एक्ट पढ़ के गया होगा, लेकिन यूपीएससी का एल्गोरिदम तो पता है ना, कि किसी चीज़ को डिटेल में कहीं डिफाइन करेंगे तो कहाँ डिफाइन करेंगे, एक एक्ट में। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब उस लॉजिक से देखें तो थर्ड स्टेटमेंट सही होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, बार बार दोहराते आ रहा हूँ, महात्मा गांधी वाले में भी दोहराया, रामसर कन्वेंशन में दोहराया, यहाँ पे भी देखो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की बात हो रही है, यहाँ पे भी जजेस इंक्वायरी। यानी अब वो आपको ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की नॉलेज है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, यूपीएससी की ये टेस्ट करने का तरीका है कि 1 और 3 में दोनों स्टेटमेंट को वो सही नहीं बनाएगा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट को गलत भी नहीं बनाएगा, किसी एक को सही बनाएगा, किसी एक को गलत। अब यहाँ से हमें इतना पता चल गया कि सेकंड तो श्योर शॉर्ट गलत होना है। 1 और 3 में क्योंकि हमें पता चल गया यही डिटेल्स दी हैं एक्ट की, तो यही सही होना है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एक तो कैनॉट वाला था ही। अब क्योंकि ये भी एल्गोरिदम का हिस्सा है, तो ये पता चल गया कि पहले स्टेटमेंट को उसने गलती बनाया होगा, दूसरे स्टेटमेंट को गलती बनाया होगा, और तीसरे स्टेटमेंट को सही ही बनाया होगा। चौथे को अभी देखा नहीं, अब देखते हैं क्या इसमें भी आंसर आ जाएगा, बस इतना करके, पहला दूसरा गलत तीसरा सही। तो पहला दूसरा तो गलत हो गया, हमने जितना अभी समझा, तो ये गलत हो गया, और तीसरा सही होना है, तो पहला ये गलत, तो ये भी काट दो। ठीक है, और तीसरा सही, तो तीसरा तो सही है, लेकिन इसके साथ चौथा भी। तो अभी आंसर नहीं आया, 1 मिनट। इससे पहले कि हम आंसर पे चलें, एक बात पे और जोर देना है हमें। ये बात मैंने 2024 में रिपीट की थी, फिर से देखिए, यहाँ पे 1 कितनी बार आया, 2 बार। 2 कितनी बार आया, एक ही बार। 3 कितनी बार, 3 बार। 4 2 बार। 2 देख रहे हो, एक बार आ रहा है, सिर्फ एक बार। इसका मतलब क्या है, मैंने 2024 में समझाया था कितनी क्वेश्चंस में, कि जब कोई ऑप्शन यूपीएससी स्वयं खुद एक बार दे, यानी इसका मतलब यूपीएससी खुद कह रही है कि चाहे जो हो जाए इस ऑप्शन को मत चुनना, ये ऑप्शन क्या है, गलत। देख रहे हो कितने ब्यूटीफुली ट्रेंड रिपीट होता है। तो इन्हीं पीवाईक्यू से मुझे पता चला था कि 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। ठीक, अब ये बात तय हो गई कि या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। तो इसका मतलब अब चौथा तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो चलो चौथा भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ द मोशन फॉर द impeachment ऑफ ए जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी backed by each house of parliament and supported by a majority of total membership of the house and by not less than 2/3 of the membership of the house present and voting। ठीक है, तो इम्पीचमेंट के बारे में बोल रहा है कि इम्पीचमेंट होगा तो कम से कम 2/3 मेजोरिटी से तो देना पड़ेगा। अब ये सारी बातें हमें पता है कि लक्ष्मीकांत में एज इट इज दे रखी हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट वगैरह मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये चौथा स्टेटमेंट तो लक्ष्मीकांत में दे रखा है, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या बनना चाहिए, 3 और 4। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो वही है कि लक्ष्मीकांत ने सिर्फ चौथा दे रखा है, तो इस वजह से बन गया। बाकी स्टेटमेंट नहीं दिए थे, तो उसके लिए आपको एल्गोरिदम समझना है यूपीएससी की, वरना ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, है बहुत ईजी, आपके सामने ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग, अब भाई 9 शेड्यूल तो आपको पता है कि जैसे ही मतलब ये सरकार बनी है, उसके बाद 1950 में ही, 1950 या 51 में ही पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नेहरू जी 9 कॉन्स्टिट्यूशन ले आए थे लैंड रिफॉर्म्स के लिए। तो ये तो नेहरू जी की ही देन थी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और 9th शेड्यूल में ये चीज़ डाल दी गई थी, क्या चीज़, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म से मतलब फर्स्ट पेज में भी क्वेश्चन था, देखो इनडायरेक्टली लैंड रिफॉर्म्स आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये भी क्लासिक क्वेश्चन है, देखो बहुत इजीली बन जाएगा। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्या कह रहा है, कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। अब ये क्या है, ये फैक्ट है और इसको गलत करना आसान है। हो सकता है कोई और प्राइम मिनिस्टर के अंडर रहा हो नेशनलाइज, वैसे नेशनलाइजेशन अधिकतर इंदिरा गांधी ने किया है, लेकिन ये एक फैक्ट, और फैक्ट तो गलत हो सकता है ना, तो फिलहाल मान के चलेंगे कि ये गलत हो सकता है।
नहीं भी हो सकता है, क्योंकि नेशनलाइजेशन किया तो इंदिरा गांधी ने था। तो अभी इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखो, नाउ मतलब अब कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। भाई ये एक मजाक चल रहा है क्या? आज तो हर चीज़ डिजिटल होती है ना, ई ऑक्शन होता है ना, सब कुछ तो गवर्नमेंट ने ई ऑक्शन कर दिया। और वैसे भी कोल स्कैम के बाद तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग के बाद ही सब कुछ एलोकेशन हो रहा था। तो लॉटरी बेसिस पे कैसे हो सकता है? कोई भी 50-50 हज़ार करोड़ रुपया की ऑक्शन होती है ये कोल ब्लॉक्स की, लॉटरी बेसिस पे कैसे हो सकता है? उसका कोई फॉर्मेट होगा ना, बिडिंग होगी कि जो सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू में से देगा या प्रॉफिट में से देगा वैसे। तो ये तो नॉनसेंस स्टेटमेंट है, हो ही नहीं सकता कभी सही। आज के परिवेश में तो हो ही नहीं सकता। अगर ये पॉलिसी रखोगे तो एफडीआई कहाँ से आएगी? आएगा ही नहीं कि जब कंपेटिटिव सिस्टम नहीं बिडिंग का। ठीक, तो ये तो पता चल रहा है सेकंड गलत है, साफ साफ गलत है, वाहियात स्टेटमेंट है, काट दो। नेक्स्ट देखो, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ। अब भाई देखो, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। 2019 में ये स्टेटमेंट बना था, आज हम 2024 में बैठे हैं। आज भी क्या भारत ये सेल्फ सफिशिएंट बन गया है कोल प्रोडक्शन में? क्या भारत कोयला नहीं खरीदता? नहीं खरीदता तो अडानी ने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोल की माइंस क्यों खरीदी? तो हम ये रशिया से कोल क्यों खरीद रहे हैं सस्ता? ये तो आपको पता ही है ना। तो ये तो भाई आज के परिप्रेक्ष्य में भी गलत हो रहा है। तो ये गलती होना भाई, वो देखो गलत बनाना होता है तो वो स्टेटमेंट को ही वैसा बना देता है कि अलग से पढ़ के पता चल जाए कि टिल रिसेंटली, आज तक तो भारत इंपोर्ट करता था कोल, लेकिन अब जो है एकदम से रातों रात सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। भाई रातों रात कैसे हो जाएगा? बल्कि हम तो ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं ना, तो कोल कहाँ से आएगा हमारे पास? एक बात। दूसरी बात, जब भी यूपीएससी को स्टेटमेंट गलत बनाना होता है तो वो ऐसे, मतलब यहाँ तक कि इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्ट इम्पोर्ट ये डोमेस्टिक सप्लाई, फिर उसके बाद वो अपेंड करते समय इस तरीके से बट, नॉट, ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज़ कर लेता है कि ऐसा हो गया लेकिन उसके बाद ऐसा हो गया। तो जहाँ से जब उसको गलत करना होता है तो वो इस तरीके से स्टेटमेंट्स को अपेंड करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो अपेंड कर देता है जब उसको स्टेटमेंट गलत बनानी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड भी गलत हो गया। अब अगर थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया, भाई दिख ही रहा था गलत है, तो इसका मतलब फर्स्ट हमें नहीं पता था कि सही है कि नहीं, लेकिन बाय एलिमिनेशन हमें पता चल गया कि अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वन। बात समझ लो, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है गलत है, ये भी दिख रहा है साफ साफ गलत है। हम आज भी रशिया वगैरह से कोल खरीद रहे हैं, रशिया छोड़ो सेंट्रल एशिया से खरीद रहे हैं। तो फिर बाय डिफॉल्ट, मुझे नहीं पता था इंदिरा गांधी, लेकिन अब पता चल गया कि ए ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जेम्प्ट करती है सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन। हाँ, तो ये तो स्टेटमेंट हमेशा सही होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ों को एग्जेम्पशन तो मिलती है। ये तो नहीं कह रहा किस चीज़ को मिली, जेनेरिक स्टेटमेंट बता दिया कि एग्जाम सेवरल पोस्ट, कौन सी पोस्ट? तो फिर गलत हो जाता है वो, मतलब कि डेटा, फैक्ट, फैक्ट गलत होता है। जेनेरिक स्टेटमेंट की सेवरल पोस्ट एग्जाम होती तो ये तो होता ही है, तो पहला तो सही होने वाला है, देख के ही पता चल रहा है। ठीक, सेकंड पढ़ो, द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम। अब भाई ये एक क्या है? डेटा या फैक्ट, और फैक्ट क्या होता है? गलत। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड नहीं होती। जब भी ऐसी कोई चीज़ दी जाए तो वो झूठ या छलावा है, तो वो गलती होगी। तो कुछ भी हो जाए चाहे, थर्ड स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकता। थर्ड को काट दो, थर्ड यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया। अब देखिए थर्ड काट दिया तो एक ही ऑप्शन बचा, वन एंड टू, लेकिन टू तो फैक्ट था, फैक्ट तो गलत होता है। लेकिन भाई ऑप्शन ही ऐसे डेक हैं, ऑप्शन ही ऐसे बने हुए हैं कि अगर आप थर्ड काट दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं होता, तो फिर सेकंड को सही मानना ही पड़ेगा। आप देख रहे हो, अगर रूल वायलेट हो रहा है कि डेटा गलत होता है, तो उससे पहले एक और चीज उसने दे दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज डिफाइन नहीं होती, तो उससे आप बच गए। तो यानी फिर ऐसा पेपर सेट होता है तो तभी तो कट ऑफ ऊपर जाती। तो इसीलिए इस साल शायद 98 कट ऑफ गया था, कि भले ही यहाँ पे रूल वायलेट हो रहा है, लेकिन क्योंकि दूसरी चीज से आपको पता चल गया कि यही ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड? अब ये तो हमें पता है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल ही में होता है ट्राइबल अफेयर्स, वो जो ट्राइबल वाला मामला होता है ना, आसाम, त्रिपुरा और वो सब वाला। तो ये तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल का ही काम है। तो ये तो फिफ्थ भाई देखते ही ये तो सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं है। क्या है? सीधे ही फिफ्थ शेड्यूल। ठीक, तो ये तो सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, 2000 मतलब आगे आप देखोगे बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। ठीक है, तो आज हमने 50th क्वेश्चन तक देख लिया है। आई होप आपको कुछ क्लू मिल रहा होगा कि किस तरीके से यूपीएससी का एल्गोरिदम वर्क करता है, और उस एल्गोरिदम को हम पकड़ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें ज़्यादा जानकारी ना भी हो तो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम कंडीशन में। ठीक है,
तो ऐसे ही इस सीरीज़ को हम आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।